नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो हैं 8वें वेतन आयोग का इंतजार जो है बेसब्री से कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना था कि अगस्त में आयोग की बैठक का जो सिलसिला वो खत्म हो जाएगा और फिर वो सैलरी पेंशन की कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। लेकिन इसी बीच आयोग का नया शेड्यूल जारी हुआ है। अब कहां कहां होगी आयोग की बैठक, बैठकों का क्या होगा एजेंडा, आयोग कब जमा करेगा अपने अंतरिम रिपोर्ट और कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है ये बैठक, तमाम सवालों के जवाब आज के शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विचार। आज के शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, बड़ा अपडेट, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम में जो बड़ा बदलाव किया है उसको करेंगे डिकोड, और अंतिम में जून तिमाही यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में सरकारी बैंकों की बोरोइंग्स में क्यों आई जबरदस्त तेजी, इस मामले को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या जो एक बात मैं भी आपसे तमाम मनी सेंट्रल के शोज़ में पूछता रहता था कि कब ये बैठकों का जो दौर है वो ख़त्म होगा, मीटिंग जो चल रही है वो कब ख़त्म होगा, और अब तो इस बात पर जो है तस्दीक कहिए, मुहर कहिए, अब तो डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल साहब भी जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष, उन्होंने भी कह दिया कि भाई अब लगता है कि पूरा मामला जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है। जब आप इतना मीटिंग करेंगे तो कब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे? फिर अंतरिम रिपोर्ट वाली भी बात सामने आ रही थी कि कुछ रिपोर्ट से पहले अंतरिम रिपोर्ट आएगी। तमाम फैक्टर्स पर आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, जो मीटिंगों का सिलसिला है विशाल, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नई मीटिंगों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है 8th पे कमीशन द्वारा जी। और बेंगलोर में 7 और 8 अक्टूबर के लिए मीटिंग्स का शेड्यूल दिया गया है। और जो बात कई दफ़े हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि जिस तरह का शेड्यूल और जिस तरह का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस अभी लंबी चलने वाली है। और अब थोड़ी बेचैनी और खलबली कर्मचारी जो संगठन है और कर्मचारी दोनों के अंदर भी दिखाई देने लगी है। जी। पहले ये लग रहा था कि फरवरी मार्च में हो सकता है कि रिपोर्ट एक आ जाए और अप्रैल से सरकार नया 8th पे का जो वेतनमान और सारा जो डीए और बाकी चीज़ें हैं उसका ऐलान कर दे। उसके बाद में उसके और डिले होने की बात आई कि साहब मई जून हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अभी बेंगलोर की मीटिंग का शेड्यूल आया है। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और शहरों में मीटिंग का शेड्यूल आए, उसके बाद रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो या दिल्ली में फिर कंसल्टेशंस का दौर एक स्टार्ट किया जाए। सरकार अपनी तरफ से कह चुकी कि हमारे पास हमारी तरफ से 8th पे कमीशन पर कोई दबाव नहीं है। 18 महीने का उनको टाइम दिया गया है। क्या 18 महीने के बाद सरकार इसको और एक्सटेंड करेगी? तो ये अब कुछ मसले ऐसे हैं जो डिले इस पूरी प्रोसेस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी बेचैनी अब कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स दोनों में नजर भी आने लगी। अब प्रवीण सर, एक तर्क और भी दिया जा रहा है कि अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, वहाँ भी अभी जो है दौरा नहीं हुआ है। तो लगता है कि आगे वाला अगर शेड्यूल आ गया तो समझिए कि सितंबर के बाद अक्टूबर भी खींचेगा मामला, नवंबर भी खींचेगा मामला। हाँ, बिल्कुल खींच सकता है। बहुत सारे देश के अभी इलाके ऐसे हैं जहाँ मीटिंग्स नहीं हुई हैं। जैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हरियाणा में अभी शेड्यूल कोई मीटिंग का नहीं हुआ। चंडीगढ़ की मीटिंग का आया, लेकिन क्या वो हरियाणा और पंजाब दोनों की जो केंद्र सरकार के कर्मचारी दोनों राज्यों में मौजूद हैं, क्या वहाँ उन सब की मीटिंग्स यहाँ हो जाएंगी? जो चंडीगढ़ का शेड्यूल है 16, 17, 18 में, या हरियाणा के लिए अलग आएगा, पंजाब के लिए एक अलग शेड्यूल बनेगा? तो ऐसे जो तमाम राज्य हैं उनके लिए क्या नए शेड्यूल अभी और जारी होने बाकी हैं? तो ये कुछ मसले ऐसे हैं जो बताते हैं कि लगता है प्रोसेस जो है वो थोड़ा और वक्त ले सकती है। और इसके पीछे एक तर्क ये भी आ रही है सर कि जो संसद में भी सरकार ने कहा कि 18 महीने का वक्त जो है दिया गया आयोग को, उसमें से समझिए कि 9 महीने तो पूरे हो चुके हैं और इतनी लंबी चौड़ी बैठक हो रही है सर, उसका जो आउटकम्स आएगा उसको कंपाइल करना, रिपोर्ट बनाना, उसमें भी तो समय लगेगा ना सर। 9 महीने 10 महीने तो पूरे हो गए। नहीं, सरकार ने ये भी कहा है कि 8th पे कमीशन पर कोई दबाव नहीं है। 8th पे कमीशन को हमें जो प्रक्रिया चल रही है उसको रिपोर्ट करने का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि आप सारी चीज़ें हमें बताएं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। 8th पे कमीशन पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना काम करेगा। किसी तरह का प्रेशर न तो टाइमलाइन को लेकर है, ना बाकी चीज़ों को लेकर है।
मीटिंग्स को लेकर। तो सरकार अपनी तरफ से साफ तौर पर कह चुकी है। सरकार हो सकता है कि एक्सटेंड भी कर दे अगर आयोग इस बात की मांग करता है आगे चलकर कि साहब हमको 6 महीने का वक्त और चाहिए बताइए रिपोर्ट को बनाने में। मान लीजिए, अब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो सरकार उसको भी ग्रांट कर सकती है कि ठीक है आप 3 महीने या 6 महीने का वक्त और ले लीजिए। तो इस तरह से मामला थोड़ा आगे खिंच सकता है विशाल। तो सर मामला अगर आगे खिंचा तो फिर सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, पे मर्ज करना हो, फैमिली यूनिट बनाना हो, इन तमाम चीज़ों पर जो है कर्मचारियों को जोर का झटका लगेगा। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि जितना आप टाइमलाइन आगे बढ़ाएंगे, समय खींचेंगे, उतना आपको मोटा एरियर देना पड़ेगा। और एक कहानी तो हम लोगों ने आपके साथ की भी है कि अगर लेवल 18 के कर्मचारियों की बात की जाए तो अगर उस हिसाब से अगर 3 या 4 के फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो एक एक अफसरान को जो है 1-1 करोड़ रुपए का जो है सिर्फ और सिर्फ एरियर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो बर्डन सरकार के ऊपर पड़ेगा। जितना जितना प्रोसेस लेट होती जाएगी, अगर कट ऑफ डेट सरकार चेंज कर दे मान लीजिए, और अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारी संगठनों में भी आंदोलन का मामला शुरू हो जाएगा। मान लीजिए सरकार ये कह दे कि साहब 1 जनवरी 2026 से नहीं देंगे बढ़ी हुई सैलरी, क्योंकि ऐसा 10 साल तो उसी दिन से खत्म हुआ ना। नहीं, 10 साल उस दिन से खत्म हुए, लेकिन सरकार ने ये कहा भी नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, ना सरकार ने कहा है। तो अगर ये आगे बढ़ जाती है चीज़, मान लीजिए सरकारी 6 महीने आगे बढ़ा दे कि साहब 1 जून से हम देंगे बढ़ा हुआ पैसा, कुछ महीने का कोविड का 18 महीने का एरियर बकाया है ना। तो अगर सरकार पैसा बचाने के लिए, हालांकि इस बात के आसार बहुत कम है क्योंकि कर्मचारी संगठन तुरंत आंदोलन के लिए उतर आएंगे, लेकिन अगर सरकार खजाना बचाने के लिए इस तरह का स्टेप उठाती है तब ये भी एक चिंता पैदा हो जाएगी। तो कई सारी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त जो है वो प्ले कर रही हैं विशाल 8 पे कमीशन के संदर्भ में। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने एनपीएस में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव किया। आसान भाषा में कहें तो एनपीएस निवेशकों को अपने एनपीएस के 100% पैसे को इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़ी स्कीम में पैसा लगाने का विकल्प मिल सकता है। इससे पहले जो है इसकी सीमा 75% थी, यानी आप एनपीएस में कितना भी निवेश करें उसका अधिकतम जो है 75% हिस्सा ही इक्विटी में लगा सकते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। प्रवीण सर, 100% इक्विटी का मतलब क्या है, किसको होगा बड़ा फायदा, और 100% इक्विटी में सबसे बड़ा खतरा क्या है, इसको भी जो है आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब एनपीएस वाला भी मामला सर पेंशन से जुड़ा हुआ है। आप लगातार कई बार हम लोग जो है चर्चा भी किए हैं कि इस लिमिट को जो है बढ़ाने की चेष्टा की जाए ताकि जो है बेहतर रिटर्न मिले तो उसको वो पास ऑन किया जा सके। आप एनपीएस को लेकर भी हम लोगों ने किया था, बातचीत किया था सर। तो देखिए, प्राइवेट कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं या आम लोगों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से जो PFRDA ने 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाले जो मल्टीपल आपका स्कीम फ्रेमवर्क के तहत इसकी इजाज़त दे दी। इसके पहले जैसा आपने बताया कि 75% तक अधिकतम आप इक्विटी में पैसा लगा सकते थे, बाकी का पैसा आपका डेट में जो लास्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, माफ़ कीजिएगा उसमें गलत करेक्शन हो गया, एनपीएस का नहीं EPFO में भी आप समझाते थे कि पेंशन का जो पैसा है जो 8 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास EPFO मेंबर्स हैं उनका पैसा भी जो है शेयर बाजार में लगाने की ऐसी बात उठ रही थी। नहीं उठ रही थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया है सरकार ने अभी तक, और वो मामला सेंसिटिव भी ज़्यादा हो जाता है जी, क्योंकि बड़ा कॉर्पस है EPFO के पास। आप समझिए कि लगभग 8 करोड़ जो मेंबर्स हैं उनका पैसा EPFO के पास है। उस पैसे को लगाकर उससे रिटर्न देना है आपको, और उसको रिटर्न देने की जिम्मेदारी आपके मेरे ऊपर नहीं है। मतलब जो मेंबर है उसके हाथ में वो पैसा डिप्लॉय करने की इजाज़त नहीं है। ये काम आप एनपीएस में ही कर सकते हैं, जहां आप चूज़ कर सकते हैं अपने रिस्क वेटेज के हिसाब से या अपनी रिस्क लेने की हैसियत के हिसाब से कि साहब आपका कितना पैसा कहाँ लगाया जाए। लौटते हैं एनपीएस में सर। तो 2025 में 1 अक्टूबर से सरकार ने या PFRDA ने इस बात की इजाज़त दी कि आप अपना जो एनपीएस का जो कॉर्पस है उसको आप मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत 100% शेयरों में लगा सकते हैं। इससे पहले इक्विटी स्कीम के तहत आप पैसा एनपीएस का जो है वो 75% तक आप शेयरों में लगा सकते थे। अब इसको अक्टूबर से लेकर अब तक का वक्त हुआ है इस स्कीम को अगर आप देखें, और अगर NAV 10 रुपये के हिसाब से अगर आप उसको चेक करें और रिटर्न को देखें तो आप समझिए 4.5% तकरीबन जो अलग अलग जो फंड जो आए हैं
जिन्होंने अपनी स्कीम्स उतारी हैं, उसमें 4.5% पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव 4.5% तक का रिटर्न इन स्कीमों ने अब तक दिया है। अब इस चीज़ को लेकर आप ये मान सकते हैं कि साहब रिटर्न बड़ा ख़राब है। 9-10 महीने का अगर आप देखेंगे बहुत खराब तो है सर, आपको मैं तो देख रहा हूँ। रिटर्न खराब लग सकता है, लेकिन आप फिर इस बात को भी सोचिए कि इक्विटी में जब आप पैसा लगाने तो की long बात view। करते हैं और पेंशन की जब आप बात करते हैं तो कम से कम 20 साल 15 साल इतना होराइजन आपको रखना पड़ता है, इतना आउटलुक आपको लेकर चलना पड़ता है, और इतने लंबे पीरियड में ही यहाँ आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और उसकी गवाही आपको एक जो एनपीएस का जो 75% वाला पार्ट था, जिसको 2009 से स्टार्ट किया गया, 2009 में बेसिकली एनपीएस को आम लोगों के लिए जब खोला गया तो उसमें आपको 75% तक के इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दी गई इक्विटी में। और वहाँ जब आप अगर देखते हैं तो आपको मतलब 10 साल का अगर आप इसमें देखेंगे तो 13% का रिटर्न यहाँ मिला, यानी 1 लाख जो है अगर आप 13% के हिसाब से 10 साल में देखेंगे तो 3,40,000 रुपये के हिसाब से बैठते हैं। और अगर आप 15% अगर आप 15 साल का या अब तक का पूरा देखेंगे तो तकरीबन 14% का CAGR रिटर्न दिया गया है। यानी तब अगर 2009 में 1 लाख रुपए लगाए और 15 साल का अगर आप पीरियड देखेंगे तब से अब तक, तो तकरीबन 9.5 लाख रुपए उस 1 लाख रुपए के बनते हुए दिखाई देते हैं। तो लंबे वक्त में अगर आप देखते हैं इसी चीज़ को, जबकि 75% पैसा ही लगा, यहाँ आपको तस्वीर अलग नज़र आती है। 9-10 महीने का देखते हैं और मार्केट भी इस पूरे ड्यूरेशन में विशाल वॉलेटाइल रहा, तो तस्वीर थोड़ी अलग नज़र आती है। लेकिन सर इस एंगल में थोड़े सरकारी कर्मचारियों को भी मैं लाना चाहूँगा। उनका भी एक तर्क ये रहता है, जब से 2004 के बाद से जो ज्वाइनी है उनका पैसा जो एनपीएस में लग रहा है सर, वो कहते हैं कि मार्केट में लिंक्ड रहता है और उस वजह से जो है कई लोगों को अभी जो है बड़ा कम पेंशन मिलता है। तो उनकी भी शिकायत है कि जो हमारा पेंशन का पैसा जो बाज़ार में लगा दिया जाता है वो बड़ा गलत चीज़ है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, डिमांड तो इस बात की उठी है कि साहब जिस व्यक्ति का पैसा सपोज 2004 से लेकर और डिप्लॉयड है मान लीजिए एनपीएस में, और ऑल ऑफ सडन मार्केट बड़ा क्रैश कर जाए, 20-25% या 30% बाज़ार गिर जाए, और ऐसा होने की संभावना या आशंका बनी रहती है, कभी भी ग्लोबल फैक्टर इस तरह के हों तो दुनिया में उथल पुथल हो तो बाज़ार गिर ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका रिटर्न बड़ा वोलाटाइल हो जाता है। किसी का जो 20% के प्रॉफिट पे जो खड़ा था उसका उठाकर 10% रह जाए, या नेगेटिव आ जाते हैं रिटर्न। हमने 2 साल में ही देखा था। 2 साल पहले की अगर आपको बात बताऊं तो कई लोगों के रिटर्न जिनके 1-1.5 साल में 40-50% या 60-70% तक रिटर्न थे, वो 2 साल के पीरियड में वो पूरा 80% या 70% का रिटर्न तो खत्म हो ही गया, नेगेटिव 15-20% पे चले गए। एसआईपीज को लेकर हम लोगों ने देखा 10 लाख रुपए किसी के लगे थे, वो पता चला 7 लाख रह गए या 8 लाख रह गए। तो ये कंसर्न एक जायज है। अब जिसका कॉर्पस एनपीएस में धीरे धीरे गया, जिसमें सरकार ने भी लगाया, आपने भी लगाया पैसा, और 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हुआ। अब आप सोचेंगे साहब 1 करोड़ के कॉर्पस पर मुझे कम से कम 1 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए। अगर आप सीधा सीधा गणित भी लगा लें एफडी का या ब्याज का, तो लाख रुपए महीने का अगर आप हिसाब लगाकर बैठते हो, पता चला आपका 1 करोड़ का कॉर्पस ऑल ऑफ सडन 6 महीने में घटकर रह गया 80 लाख। तो ये एक बड़ा झटका। अगर 20% मार्केट गिरा तो 1 लाख का 1 करोड़ रुपए आपके घट के सीधे 80 लाख रह जाएंगे जी। तो किसी भी, और खास तौर पर तब जब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल का या 65 साल का है, जब आप ये सोचते हैं कि मेरा पैसा सबसे सेफ रहे, तब आपका पैसा घट जाए, तो ये एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए या एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए भी जो रिस्क को थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बड़ी असहज स्थिति। और इसीलिए कर्मचारी संगठन और कर्मचारी ये चाहते हैं कि साहब मेरे पैसे पर आप मुझे एश्योर्ड गारंटी दे दीजिए कि इतना पैसा मिलेगा जी। तो ये एक बड़ा विवाद यहाँ इस चीज़ को लेकर। अगला सवाल प्रवीण सर ये भी आ रहा है कि क्या एनपीएस जो है अब म्यूचुअल फंड हो गया? क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी जो हम लोग पैसा लगाते हैं तो हम लोग उसमें भी ये सोचते हैं कि हाँ भाई हाइब्रिड फंड में लगाएं, फ्लेक्सी कैप में लगाएं, स्मॉल कैप में लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं। क्या उसी तरह एनपीएस भी हो जाएगा क्या कि 100% इक्विटी में लगाना है तो भाई कहाँ कहाँ पैसा लगाना है? इट्स सेम लाइक म्यूचुअल फंड सर। हाँ बिल्कुल, अब आप एनपीएस को म्यूचुअल फंड ही समझ लीजिए, और एनपीएस को इस कदम को उठाना भी इसीलिए पड़ा। जितना अगर आप समझने की इस चीज़ को ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो जो आपके पेंशनर या जो कोई भी सैलरीड
या आम आदमी है वो एनपीएस को क्यों सब्सक्राइब करे? अगर आपको म्यूचुअल फंड उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आज आपने एसआईपी शुरू की, परसों आपको लगा कि नहीं साहब मज़ा सा नहीं आ रहा, तो पैसा वापस निकाल लीजिए। तो कोई व्यक्ति एनपीएस में तब जाएगा जब उसको एक तो ये विजिबिलिटी दिखाई देगी कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज आप पैसा लगाना शुरू करते हैं, 20 साल बाद आपको ये संतुष्टि रहेगी कि साहब 13, 14, 15% का CAGR रिटर्न मिला है। और ये आपने अगर 75% वाले उसको भी देखेंगे तो वहाँ मिलता हुआ दिखाई दिया, जो सबसे अच्छे फंड्स हैं उन्होंने इतना रिटर्न दिया 14% का, और जो बहुत अच्छा रिटर्न है CAGR के अगर हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो एनपीएस को दरअसल और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और ज़्यादा उससे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करने के लिए और भारत की ग्रोथ स्टोरी को समझते हुए म्यूचुअल फंड के बराबर अब इसको लाकर खड़ा किया गया है। विशाल जी सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से ईपीएफओ में अभी बड़े अच्छे नियम कर दिए गए, बड़े लिबरल नियम कर दिए कि आपको जब ज़रूरत हो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, 100% भी पैसा निकालने की जो है इजाज़त मिल गई है। ठीक उसी तर्ज पर मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जिस तरह से जो एनपीएस में जो है लोगों को आज़ादी दे दी गई कि 75% से नहीं 100% तक आप अपना इक्विटी में लगा सकते हैं, उसके क्या व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स? क्योंकि उसमें बड़ा लफड़ा भी है। अगर मान लीजिए फंस जाए आदमी, मार्केट अगर गिर जाए, क्रैश हो जाए, तो कुछ और अगर वैल्यूबल पॉइंट्स अगर आप बताएं। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप 20 साल या 25 साल या 15 साल या उससे ऊपर 15 साल या उससे ऊपर की ही अगर आप बात करें तो इक्विटी मार्केट एक अच्छा आपका प्रपोजिशन बनता है आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। तमाम जितने इन्वेस्टर, जितने जानकार, जितने आपके चार्टर्ड फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट हैं, CFAs हैं, वो सब इस बात को कहते हैं कि आप लंबे वक्त में अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि 15-20 साल के हिसाब से आप अगर करते हैं, अगर आप पेंशन का इंतजाम करना चाहते हैं तो आपको एक लंबी सोच के साथ यहाँ पैसा बनाकर अपना रखना चाहिए। विचार चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सिस्टम में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन अब यही बढ़ता हुआ पैसा जो है आरबीआई के लिए चिंता की जो है वजह बन गया है। सवाल ये है कि जब बाजार में पहले से इतना पैसा मौजूद है तो आरबीआई इसे कम करने की तैयारी क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेपो रेट बढ़ाने से पहले आरबीआई बैंकों की जेब पर ही कैसे चलाने वाला है क्या? देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दरअसल देखिए आरबीआई के पास एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो बिना रेपो रेट बढ़ाए बैंकों के जो है इस्तेमाल लायक पैसे को कम कर सकता है। इसे कहते हैं ICRR। लेकिन अगर लिक्विडिटी को काबू करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे तो क्या अगला कदम रेपो रेट बढ़ाना होगा? यानी आने वाले दिनों में आरबीआई की चाल सिर्फ बैंकों के लिए ही नहीं बल्कि लोन लेने वाले, EMI भरने वाले और निवेशकों सबके लिए जो है बेहद अहम होने वाली। प्रवीण सर, आखिर आरबीआई के दिमाग में क्या चल रहा है और हमारी और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ सकता है, हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट MPCs तक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर। मतलब लगातार जो है आरबीआई ने जो है रुख को जो है एकदम अनचेंज्ड रखा, रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। बीच में हम लोगों ने देखा था कि जब 21 दिन का जो युद्ध विराम था किसके बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, उस दौरान भी कहा गया कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर फिर से जो इरप्ट हुई वॉर, उसके बाद भी कहा गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आरबीआई को कहा गया कि सोचिए, देखिए और समझिएगा, टेम्पररी बेसिस पर जो है आप कोई कदम ऐसा ना उठा लीजिए जिसका जो है इम्पैक्ट जो है देश के बोरोवर्स पर, EMI लेने वालों पर पड़े। उस हुआ भी वही ठीक। नेक्स्ट MPC में हम लोगों ने देखा कि रेट्स अनचेंज्ड है। क्या उससे भी इस कहानी को जोड़कर देखा जाए क्या? नहीं, देखिए हाल फिलहाल की MPC और जो पूरा का पूरा ग्लोबल सिनेरियो है उसमें अब दो तरह के आसार बन रहे हैं विशाल। एक तो आसार इस बात के बन रहे हैं कि आरबीआई सीधा सीधा रेपो रेट बढ़ा दे, क्योंकि इन्फ्लेशन आरबीआई के लिए एक मुश्किल बना हुआ और बाकी भी जो दुनिया भर की स्थितियां हैं, चाहे US को देख लीजिए, उस सब में अब एक रेट का साइकिल जो नीचे था अब उसको वहां से ऊपर ले जाने की चर्चा ग्लोबल लेवल पर उठ चुकी है। जी। दूसरी बात यह है कि क्या आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करने पर पहले फोकस करेगा और उसके बाद रेपो रेट को बढ़ाएगा ताकि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके, बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सके। एक बहुत बड़ा रिस्क जो स्टेबिलिटी का रिस्क है मैक्रो इकोनॉमी का, कि भारत की जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिसमें लोन में NPA ना बढ़ें, क्योंकि हम जब क्रेडिट ग्रोथ को देखते हैं तो एक बड़ा खतरा इस बात का भी पैदा होता है कि जिस हिसाब से कर्ज की डिमांड आ रही है, क्या आगे चलकर वहाँ स्लिपेज दिखाई दे सकते हैं, क्या वहाँ NPA बिल्डअप हो सकते हैं। तो एक खतरा दिमाग में आरबीआई के ये भी है।
अब आरबीआई रास्ता क्या अख्तियार करेगा, उसको लेकर ये बात आ रही है कि पहले आरबीआई दरअसल जो सिस्टम में मौजूद पैसा एडिशनल लिक्विडिटी है, अतिरिक्त जो लिक्विडिटी है, उसको निकालना चाहता है, उसको एब्जॉर्ब करना चाहता है जी। अब सवाल एक ये पैदा हो जाता है कि साहब अतिरिक्त लिक्विडिटी आई कहाँ से? जी, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर कि लोगों की जो है इनकम नहीं बढ़ रही है, वेज ग्रोथ नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, प्रमोशन नहीं है, सरकारी कर्मचारी वर्ग भी यही कह रहे हैं कि भाई डीए 2 से 3% बढ़ता है, तो कहाँ बढ़ रहा है पैसा, कहाँ से आ गया सर इतना पैसा सिस्टम में? अब देखिए उसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझनी होंगी। एडिशनल लिक्विडिटी आई कहाँ से, ज़्यादा लिक्विडिटी आई कहाँ से, जिसको माना ये जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में 10 लाख करोड़ पे पहुंच सकती है लिक्विडिटी। दरअसल ये जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक तो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है हमको कर्ज देने के लिए, जो डिमांड आ रही है क्रेडिट की उसको, डिपॉजिट ग्रोथ हमारी 4-5% का स्प्रेड दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। क्रेडिट 17 पे है, डिपॉजिट 12 पे है। तो ये असल में विशाल अंतर सब बैंकों में एक समान नहीं है। असली सबसे बड़ी वजह ये है, कई बैंकों में डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं, क्रेडिट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई, बहुत, या उन्होंने बोरोइंग उस हिसाब से नहीं ली। कई बैंकों ने की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ज़्यादा है, डिपॉजिट उस हिसाब से बढ़े नहीं। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग स्थितियाँ हैं, और इस वजह से अगर आप कंबाइंड तौर पर देखते हैं तो आपको सिस्टम में या बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी या ज़्यादा पैसा दिखाई देता है, और आरबीआई दरअसल उसी को निकालने की कोशिश कर रहा है। और कुछ जो अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो वो आंकड़े भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सरकारी बैंकों में अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ की बात करेंगे तो वो साढ़े 10% के आसपास 10.7% है। और सरकारी बैंकों के अगर आप बोरोइंग को देखेंगे तो 29% है साल दर साल आधार पर। इसी के उलट अगर आप प्राइवेट बैंकों में देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ है इनकी 14.3%, और बोरोइंग इनकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 3% है केवल। तो अब आप देखिए प्राइवेट बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ है, सॉरी बोरोइंग है जो बैंक खुद उधार ले रहा है वो केवल 3% ले रहा है, सरकारी बैंक 29% ले रहे हैं। तो इसका मतलब एक बड़ा गैप है। दूसरा, सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों के बीच में जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है उसमें भी एक बड़ा गैप है, दोनों के बीच में तकरीबन 4% का अंतर है। यहाँ से एडिशनल एक लिक्विडिटी विशाल जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, और आरबीआई अब माना ये जा रहा है कि पहले इस 10 लाख करोड़ रुपए को सिस्टम से बाहर करेगा, और इसीलिए आईसीआरआर का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद रेपो रेट बढ़ाने की कोशिश होगी। सर एक सवाल में भी मेरे मन में तुरंत आया, कभी फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो रही है, ऐसे समय में बाजार से लिक्विडिटी को निकालना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंजम्पशन को लेकर, वाइट गुड्स के सेल्स को लेकर? नहीं, देखिए अब आरबीआई ये फैसला कब करेगा इस बात का अच्छा, ये ओवरड्यू है। हाँ, अभी ये एक संभावना है कि आरबीआई इस तरह का कदम उठा सकता है। आरबीआई ने अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई उसमें भी अगस्त में इस बात को कहा कि हम जो इसको लिक्विडिटी के मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं, अभी रेपो रेट को नहीं बढ़ा रहे। इस कदम को क्या आरबीआई फेस्टिव सीजन, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में आपका दिवाली से ठीक पहले आरबीआई की एक एमपीसी बैठक फिर होनी है जी, और उसके बाद दिसंबर में होगी, 1 अक्टूबर में होगी, फिर दिसंबर में होगी। तो आरबीआई क्या अक्टूबर में लेगा या इस चीज़ को और टालकर दिसंबर तक लेकर जाएगा? और चूंकि हम बात इस बात की कर रहे हैं कि जो सरप्लस फंड है वही 10 लाख करोड़ के आसपास है, यानी सिस्टम में इतना पैसा निकालने के बावजूद इतनी लिक्विडिटी रहेगी ताकि आप बैंक जो है वो कर्ज को बांट सकें। अब बैंकों पे असर क्या होगा? बैंकों के लिए सबसे बड़ा असर ये होगा कि बैंक जब बोरोइंग करने जाएंगे तब उनको महंगे जो कर्ज हैं वो मिल सकते हैं। इसका असर ये होगा सीधे तौर पर कि जब बैंक कर्ज बांटेंगे तब वो ज़्यादा, आप ये समझिए कि ज़्यादा इस बात को लेकर सतर्क होंगे कि जिसको कर्ज दिया जा रहा है वो क्या कर्ज चुकाने की हैसियत में है या नहीं है, और ज़्यादा दर पर भी मिलेगा और रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो ऊंचा हो जाएगा। बैंक का जो पैसा है वो आरबीआई आईसीआरआर यानी जो कैश रिजर्व रेशियो है इंक्रीमेंटल, उसके जरिए, और
यहाँ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये भी एक तो बताइए सर। कैश रिजर्व रेशियो है कि साहब बैंक के पास जो डिपॉजिट है टोटल उसका एक सर्ट उसका हाँ एक 4% उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको रिजर्व बैंक को रखना ही रखना है। हाँ, वो आपको जमा करना अलग से, उसको आप लोन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। इसके ऊपर आ जाता है आपका इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, यानी एक सर्टेन पीरियड में मान लीजिए आज आपके पास है 1 लाख करोड़ और 15 दिन बाद आपके पास हो गया 1.5 लाख करोड़, तो अब आज के 1 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ के बीच का जो 50,000 करोड़ का गैप है, हाँ, उस गैप का आपको मान लीजिए 4 या 5% आरबीआई का है कि ये आप पैसा मेरे पास अलग रख दीजिए, यानी अगर 5% के हिसाब से देख लीजिए और 1,000 करोड़ का सरप्लस अगर आपको दिखाई देता है कैश, तो उसका 50 करोड़ रुपए आपको आरबीआई को देना पड़ेगा। इसका मतलब आप जब फिर कर्ज दे पाएंगे उस नए डिपॉजिट पर, तो वो आपके पास 950 करोड़ रुपए ही बचेंगे विशाल। चलिए सर, एक सर ये भी आ रहा है सामने प्रवीण सर कि रेपो रेट जो है वो बढ़ सकता है, तो इसके बाद सर जो आम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, करोड़ों खाता धारकों की सवाल मैं पूछता हूँ कि जिनको एफडी कराना है या जिनको नया लोन लेना है या जिनकी ईएमआई ऑलरेडी चल रही है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं देखिए, रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका जो बोरोवर हैं या जो एफडी लेने वाले हैं, लेकिन मेरा मानना ये है या लग जो जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि बैंक ऑलरेडी आपको ज़्यादा यील्ड दे रहे हैं आपके फिक्स डिपॉजिट पर, बैंकों के पास मुसीबत इस बात की होगी कि उनको यहाँ जो एफडी है उस पर तो रेट बढ़ाने की उनका जो गुंजाइश है वो कम रहेगी, लेकिन आपको कर्ज पर रेट ज़्यादा रैपिडली बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन या कार लोन। यहाँ आपको जो रेट हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एफडी पर रेट बैंक ऑलरेडी ऊंचे दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बैंक अब बढ़ा पाएँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग बैंकों की बढ़ने वाली है, ये मुश्किल होगा उनके लिए कि वो यहाँ पर ज़्यादा रेट दे पाएं। अब सर जाते जाते एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ। बैंकिंग सेक्टर की बातचीत चल रही है सर, तो बैंकिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की भी बात चल रही है, 7 थीमों पर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि आज के जो युवा हैं उनके अनुसार उनके अनुसार जो है बैंकिंग सिस्टम्स को है सुचारू रूप से चलाइए, उनकी जो डिमांड्स है, उनके एस्पिरेशंस है, उनको देखते हुए काम करिए। फिर उसके बाद फिशरीज़, कृषि को देखते हुए भी जो है कहा गया है। इसके अलावा भी और भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइथोस को भी कहा गया है, उसको भी आप देखिए। सर बैंकिंग रिफॉर्म्स पर एक दो चार अगर कमेंट अगर आप कर दें। नहीं देखिए, बैंकिंग रिफॉर्म की बात हम लोगों ने कई बार की है, और जो जिस तरह सरकार जो बैंक मर्जर करने का प्लान लेकर आ रही, जिसमें प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने भी अब अपना उसने भी सिफारिश इस बात की कर दी है कि साहब जो छोटे बैंक हैं इनको मर्ज करके बड़ा बैंक आप बनाइए। 27 से 12 किया, अब 12 से कहा जा रहा है कि 4 कीजिए। तो अब क्या जो, और देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है देश की बढ़ती हुई क्रेडिट डिमांड। क्या ये जो 4 बड़े बैंक बनाने की योजना है, क्या ये देश में जो क्रेडिट डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएगी? क्या एक ऐसा मैकेनिज्म बनेगा जहां आप एनपीए को कंट्रोल रखते हुए 17, 17.5% या 20 या 25% का जो क्रेडिट ग्रोथ है एनुअल अगर वो आ रहा है, तो आप ये समझिए कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह से चल रही हैं, और वहाँ से इस चीज़ को फिल्टर करना होगा कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ स्लिपेज हो सकते हैं। मान लीजिए लोगों की, जैसे हम जो बार बार बात करते हैं विशाल की, लोगों की कमाई साल दर साल आधार पे नहीं बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहे हैं या जस के तस हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कर्ज ले रहा है, क्या वो कर्ज उसको चुकाने की हैसियत में है या नहीं? ऐसे जो कर्ज बटेंगे, खासतौर पर पर्सनल कर्ज, कार लोन या होम लोन, उसके अलावा क्या वो आपके चुकाए जा सकेंगे? क्योंकि वहाँ आपको डिमांड ज़्यादा तेज बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है अगर आप पर्सनल क्रेडिट को की तरफ निगाह दौड़ाएंगे। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म की बात हो सकती है कि जब आप बैंकों को मर्ज करेंगे तो इस तरह का क्या मैकेनिज्म भी बना सकते हैं जहां पर क्रेडिट डिमांड को फुलफिल करते हुए आप स्लिपेज को रोक पाएं। जी। और सर एक अंतिम सवाल, क्या बैंकों के मर्जर को लेकर एक पक्ष ये भी कहता है कि जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़ा विरोध करने लग जाते हैं कि नहीं भाई आप मर्ज मत कीजिए, उसका क्या निराकरण किया जाएगा? नहीं देखिए, बैंक मर्जर हो या जब भी कंपनियों की में सरकार स्टेक सेल करती है, तब हमेशा, या डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात चलती है, तो कर्मचारियों का हमेशा से, सरकारी कर्मचारियों का हमेशा से ये कंसर्न रहता है कि साहब
जैसे ही आप कंपनी बेचेंगे, जो नया ओनर आएगा वो सीधा सीधा उसमें वर्कफोर्स को रिडक्शन करने की या कटौती करने की बात सोचेगा। सरकार अपनी तरफ से और जो भी प्रक्रिया है उसमें इस बात की कोशिश करते हैं कि साहब ये वर्कफोर्स को में कटौती ना हो, वीआरएस का ज़्यादा ऑप्शन देने की सरकारें कोशिश करती हैं। बैंकों में अलग तरह से बार बार इस बात की डिमांड चल रही है कि बैंकों में ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट पर आप कर्मचारी रखें इनको आप हटाएं और परमानेंट नियुक्तियां करें। तो बैंकों के कर्मचारियों की 2 दिन की चाहे हफ्ते की छुट्टी की बात हो, बहुत सारी समस्या, बहुत सारी डिमांड्स विचार ऑलरेडी हैं। चलिए प्रवीण सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी नाइट।